नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा द ट्रुथ में। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक विशेष अतिथि के साथ आप सभी दर्शकों के सामने मैं उपस्थित हूँ चर्चा द ट्रुथ में। और इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करके इस सच को तलाशने की, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो क्या दर्शा रही हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इन परिस्थितियों के परिणाम क्या निकल कर आ सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी आ सकता है। आइए बिना देरी किए हुए अपने अतिथि का स्वागत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं राजीव गुदारा। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चर्चा द ट्रुथ में। जी, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, इसे पॉलिटिकल कहे या किसी तरह का डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने का जो है ऐलान किया है स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान मिला तो उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में क्या कुछ हुआ उसके बाद, और अब लाल कृष्ण आडवाणी को ये सम्मान मिलना किस तरह से देख रहे हैं आप अपने पॉलिटिकल चश्मे से? नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और आपकी चर्चा का तो विषय ही चर्चा द ट्रुथ, सच बोलने से जुड़ी है जी। तो मैं आज दौर ऐसा है कि आप सच बोलने का संकल्प करें, कोशिश करें तो आपको पहले से माफी मांग लेनी चाहिए बहुत सारे उन लोगों से जिनको तकलीफ होती है सच से। तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं जी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये अलग बात है कि कर्पूरी ठाकुर का जो सोशल जस्टिस का विचार है जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस सोशल जस्टिस के विचार के साथ नहीं खड़ी है और ये कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। आप देखिए, सोशल जस्टिस के विचार के तहत ही एक कमीशन बना था, मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भागीदार थी, समर्थन कर रही थी, उस सरकार में शामिल थी जी। उसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी जिससे ओबीसी को शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण की बात हुई जी। तो सोशल जस्टिस का जो बहुत बड़ा काम किया गया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके, तो सोशल जस्टिस के एक बड़े पैरोकार, बहुत बड़े पुरोधा कर्पूरी ठाकुर थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। एक तरफ तो भारत रत्न उनको दिया गया जो इस सोशल विचार के समर्थक, सोशल जस्टिस के विचार के समर्थक। दूसरी तरफ आते हैं जिस भारत रत्न देने की घोषणा जो आज हुई है आडवाणी जी को। अब आडवाणी जी को हम देखिए, आडवाणी जी आरएसएस से जुड़े रहे लगातार और भारतीय जनता पार्टी के नाते वीपी सिंह सरकार का समर्थन कर रहे थे। लोगों को याद होना चाहिए उसी सरकार के एक बड़े माने हुए मंत्री हुआ करते थे जो इमरजेंसी के भी बहुत बड़े योद्धा थे, इमरजेंसी का बहुत मजबूती से मुकाबला किया था, जॉर्ज फर्नांडिस। उनका एक वीडियो लगातार पिछले दिनों से घूम रहा है और वो कहते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद आडवाणी जी ने मुझे कहा था कि भाई आपने हमें अब मजबूर कर दिया है, आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ें जी। और हिंदुत्व जब सावरकर से देखते हैं तो हिंदुत्व ये है कि भारत उनका है जिनके पुण्य भूमि यहां है, जो रहते हैं उनका नहीं, जिनकी पुण्य भूमि यहां मानी जाएगी, जो ये कहेंगे। तो ये बहुत ही भारत के विचार के विपरीत विचार था जी। हिंदुत्व का विचार जो है, जो हिंदुत्व को एक विशेष संदर्भ में देखते हैं। हिंदुत्व का विचार क्या हिंदुओं से परसे नहीं है, एक राजनीतिक विचारधारा है जो कहती है सिर्फ देश एक ही धर्म के लोगों का होगा। तो भारत के संविधान, भारत के विचार का एकदम विपरीत दिशा में खड़ा विचार है। उसके पुरोधा बनकर उभरे आडवाणी जी। आडवाणी जी ने सोमनाथ से एक यात्रा शुरू की, रथ यात्रा, जो अयोध्या तक आनी थी और राम मंदिर का पूरा विचार उसके साथ था जी। और उन्होंने बार बार कहा, उनका वो वीडियोस याद होंगे लोगों को, उन्होंने कहा कि राम का जन्म कहां हुआ, क्या इसका फैसला अदालतें करेंगे अब। और उनके शब्द थे कि अदालतों को बीच में ना आए, अदालतें रास्ते में ना आए, बीच में ना पड़े। यह आस्था का सवाल है, यह अदालतों से नहीं होगा। ये भारतीय संविधान के वृक्ष के उल्ट खड़े होकर
जिन्होंने ये बात कही हो, जिन्होंने भाषण दिए हो, जिन्होंने विचार किए हो, आज के दिन उसको याद करना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि जिस भारत के सपने को स्वतंत्रता सेनानियों ने अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बनाकर जो हमें सौंपा था, जिसका हमने संकल्प लिया था, उस संविधान को हम बचाना चाहते हैं, भारत के उस विचार को बचाना चाहते हैं, तो हमें इन तथ्यों की जानकारी होना और इनको एक बार फिर पलट के देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक तरफ, और आपको याद होगा जब यात्रा बिहार में पहुंची थी तो लालू यादव की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था इस आधार पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 30 अक्टूबर को हम अयोध्या पहुंचेंगे, वहां कार सेवा होगी और मंदिर वहीं बनेगा। ये मंदिर वहीं बनेगा विचार अदालती फैसले का इंतजार किए बिना बनाने का विचार था, जिसको बहुत खुल के कहा जा रहा था। इसलिए संविधान के विपरीत जाकर क्या कहा जा रहा था उसे देखिए, और इसे कम्युनल वायलेंस का जो हालात बन रही थी, कम्युनल एटमॉस्फेयर जो बन रहा था, उसको देखते हुए बिहार की सरकार ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था। अब इन सब तथ्यों को अगर हम देखेंगे, और फिर यह भी हमें देखना चाहिए कि 2002 में गुजरात में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भयानक तरह के आक्रमण हुए। याद होगा, पहले से आज जिनको नहीं है उनको पिछले दिनों से मैं बिल्किस बानो के जो हत्यारे और उनके बलात्कारी थे उनको जिस तरह से वहां की सरकार ने छोड़ दिया था सजा पूरी होने से पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है, उस संदर्भ में उसका जिक्र आया था। बिल्किस बानो जैसे अनेक केस वहां हुए, अनेकों लोग मारे गए, अनेकों घर जला दिए गए, अनेक महिलाओं से बलात्कार हुए, और सरकार मोदी साहब की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्री थे, वहां की सरकार सोती रही थी। और ये भी हम याद रखें, इसके बाद गोवा में जब भारतीय जनता पार्टी का एक बैठक हो रहा था तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी भी मुख्यमंत्री को, और गुजरात के संदर्भ में कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी राजधर्म निभाने की, जिसे अनसुना कर दिया गया। और जो ये सवाल था पूरा का पूरा कि आडवाणी जी किस तरह से उन्हें बचा रहे थे मोदी जी को, और वाजपेयी कह रहे थे कि राजधर्म निभाना चाहिए, उस समय मोदी जी को इस्तीफा नहीं देना पड़ा था क्योंकि आडवाणी जी उनके पक्ष में खड़े थे। इसके साथ ही हमें यह भी देख लेना, याद करना चाहिए कि अंततः 5 अप्रैल 2024 को जयराम रमेश जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, आज उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान में ये बात कही, तथ्य रेखांकित किया है। 5 अप्रैल 2024 को गांधीनगर में नामांकन हो रहा था, और उस समय आडवाणी जी ने कहा था कि मोदी जी मेरे शिष्य नहीं है, एक शानदार कुशल कार्यक्रम प्रबंधक है। अब इन सब तथ्यों को आप साथ जोड़िए, और जब इन सबको जोड़ लें तो 22 जनवरी को जो राम मंदिर बना और उसका वहां पर मूर्ति प्रतिष्ठित हुई, जिसमें मोदी जी गए, देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक प्रधानमंत्री का जो सेकुलर स्टेट में जैसा प्रधानमंत्री का जो काम होता है, उसकी सीमाओं को लांघते हुए, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उन्होंने जो भूमिका वहां अदा की। सवाल मंदिर बनने पे नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री को धर्म के मामले में या कहीं भी राज सत्ता में बैठे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को धर्म के मामले में क्या करना चाहिए और कितना उसे अलग रखना चाहिए सार्वजनिक तौर पे बतौरे संवैधानिक पद के, वो एक सवाल है। उस समय सवाल उठा था कि अब नरेंद्र मोदी जी ही अपने आप को सब बना बैठे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह बना लिया है, महाराज बना लिया है, हिंदू दिलों के वो हो गए हैं, सरताज हो गए हैं। इसके साथ एक आलोचना उठी थी, कहा गया था कि राम मंदिर बनाने का पूरी लड़ाई और संघर्ष तो आडवाणी जी ने किया था और अब मोदी जी इसे ले बैठे। अब उसके बाद आडवाणी जी को ये भारत रत्न की घोषणा, इन सबको याद रखना चाहिए, और याद ये भी रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद मोदी जी के समय के बाद किस तरह उनको मार्गदर्शक मंडल में डालकर एक तरफ बैठा दिया गया था, और उसके बाद भारत के राजकीय जीवन में, भारत की राजनीति में चुनावी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में विचार की, नीति की, जो पॉलिसीज की जो पॉलिटिक्स है, जो विचार है, उसमें आडवाणी जी का कोई योगदान सरकार के लिए रहा हो या सरकार ने लिया हो, ऐसा सार्वजनिक जीवन में मैंने तो नहीं देखा। अब इस तरह से तो सालों पहले राजनीतिक, सामाजिक और जो पार्टी सत्ता में है उसके बड़े नेता हैं, उनको पूरी की पूरी जो नीति का पूरा मामला जो है, विचार का जो पूरा मामला है,
समाज के लिए कैसी नीतियां बने, उसका जो पूरा मामला है उससे परे बैठा दिया गया था, ये भी याद रहे। तो लगता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक तरह से इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए बहुत सारी चीजों पे एक तरह की मिट्टी जमा देने के लिए और एक नया नैरेटिव गढ़ने के लिए ये घोषणा हुई। राजीव सर, आपने कहा कि ये नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अभी भी ये पूरी तरह से वो सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि वो सबसे बड़े हिंदू नेता हैं और इसीलिए आडवाणी का सम्मान जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है? और कहीं ना कहीं एक धड़ा जो नाराज़ चल रहा था आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को जिस तरह से साइडलाइन, कथित रूप से साइडलाइन कहूँगी मैं, किया जाता रहा है, उसे लेकर, और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो इस तरह की कोई भी नाराज़गी जो है महंगी ना पड़ जाए, इसलिए इस तरह का फैसला। नेहा जी, मैं एक तथ्य और जिक्र करना भूल गया था भारतीय जनता पार्टी और आडवाणी जी के संबंध में। जिन्होंने राजनीति को देखते रहे उन्हें ध्यान होगा, आडवाणी जी ने एक बार जिन्ना को देशभक्त कह दिया था और पार्टी बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने फिर भी कहा कि मैं अपनी बात पे अड़ी हूं, मैं वापस नहीं लूंगा जी। तो पार्टी में उनकी कहां पहुंचा दिया गया था उनको और किस तरह का व्यवहार उनके साथ पार्टी के अंदर हुआ था, वो याद रखा जाना चाहिए। ये सब कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में नरेंद्र मोदी जिस राजनीति को या राजनीति में जिस मुहावरे को, राजनीति में जिस असंवैधानिक विचार को, असंवैधानिक में इसलिए कह रहा हूं जिसकी संविधान इजाजत नहीं दे रहा ऐसे विचार को स्थापित करने में लगे हैं, आडवाणी जी उसी के पुरोधा हैं, उसी विचार को मानने वाले हैं जी। इसलिए इस संदर्भ में आप गुजरात छोड़ दीजिए और सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने जो अडानी जैसों को जो फायदे दिए उन्हें छोड़ दीजिए, तो फिर उस विचार से आडवाणी जी मोदी साहब से कोई बहुत बेहतर जगह पे पाए जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं जी, याद रखना चाहिए कि जब देश में अदालतों के होने के बाद, एक संवैधानिक व्यवस्था के बाद ये बयान देना कि भाई अदालत कौन होती है, अदालत फैसला थोड़ी ना करेगी, हट जाएं, हम उस दिन कार सेवा करेंगे। और याद होना चाहिए कि जब कार सेवा करने का दिन तय हुआ और जिस दिन जो वहां हुआ उसे याद रखना चाहिए। याद ये भी रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अगस्त 2019 में राम मंदिर के, इस बाबरी मस्जिद राम मंदिर के डिस्प्यूट में जो फैसला दिया, तब उन्होंने कहा कि मस्जिद को जो तोड़ा गया 6 दिसंबर 1992 को वो गलत था, उसको सही नहीं ठहरा दिया था उन्होंने तोड़े जाने को, और तोड़े जाने की पूरी प्रक्रिया में आडवाणी जी थे। तो राम मंदिर, अब इन परिस्थितियों में राम मंदिर बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, जिसकी अनेकों तरह से आलोचना हुई, समर्थन हुआ, सब हुआ, और दोनों अपने अपनी जगह, अपने तर्क है उनके, दोनों के अपने तर्क की अपनी जगह है जी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के तोड़े जाने को जायज नहीं ठहराया था। ये नहीं कहा था कि न्याय सम्मत तरीके से हुआ है। अदालत के फैसलों को तोड़ते हुए, सरकार के से किए गए और अदालतों से किए गए वादों को तहस नहस करते हुए मस्जिद को तोड़ा गया था। ये सिर्फ मस्जिद को नहीं, मस्जिद के साथ साथ इस देश के पूरे विचार को, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को, इस देश की संवैधानिक मॉरलिटी को भी तहस नहस किया गया था। ये भी हमें याद रखना चाहिए। अब पूरे प्रयास जो हो रही है, जो इस सरकार ने किया, जैसे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर किया था जी, जो जिसके तहत ये किया कि इसमें अंततः अब समाज को हिस्सों में बांट देना चाहते हैं धर्म के आधार पर मूलतः जी। इस काम में, इस विचार से आडवाणी जी का विचार बहुत अलग नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान के विपरीत बहुत सारी चीजें उस समय भी हुई। आडवाणी जी संविधान से परे जाकर इस देश का संविधान ही नहीं, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था, वो सपना था इस देश में रहने वाले किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, ये सब लोगों में कोई मतभेद नहीं होगा, सब में एक सद्भाव होगा, सबका देश होगा। ये जो विचार है, इस विचार को तोड़ने के जो लगातार प्रयास हुए हैं, उसमें आडवाणी जी के योगदान को देखना चाहिए। अगर वो देखेंगे तो फिर एक चिंता का सबब बनता है। और उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जब मोदी जी बढ़ा रहे हैं और देश को एक तरह के एक रंग में रंगने देना चाहते हैं और इस देश के सपने को और स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को तोड़ देना चाहते हैं, उसको कैसे देखा जाए, एक बड़ा सवाल है। और इसलिए मैंने कहा चर्चा द ट्रुथ में कुछ सच्ची बातें बोलनी चाहिए। अगर हम सच्ची बातें नहीं बोलेंगे तो आज हमारे देश में जो हालात बन रहे हैं, आज हमारे देश में आपको बता दिया जा रहा है कि मेजोरिटी का व्यू है, उस मेजोरिटी के व्यू के साथ चलते चले जाइए।
अगर उस मेजोरिटी के विचार पे सवाल भी उठाएंगे, उसके विपरीत बात बोलना तो बहुत मुश्किल कर दिया गया। अगर आप उस पर सवाल भी उठाएंगे तो आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। आज इस देश का नागरिक जो अपनी बात बोलना चाहते हैं, जो उसके मन में है, जो इस देश का संविधान उसे आजादी देता है जी। और वो बोलना चाहता है जिससे देश की संप्रभुता को खतरा नहीं है, देश की एकता को खतरा नहीं है, तो इसके बावजूद भी जो बोलना चाहता है, जो संविधान कहता है वो बोलना चाहता है, तब भी नागरिक डरा हुआ है। जिस देश में नागरिक किसी एक मेजोरिटी में या सत्ता में बैठी ताकत या मेजोरिटी कम्युनिटी जो जिसको कहा जा रहा है उसके पूरे विचार या उसकी मुहावरे या उसके नैरेटिव के उल्ट उस पर सवाल करता है या उसके उल्ट अपना विचार रखता है और वो इंटिमिडेटेड हो, वो डरा हुआ फील करे, तो हम इस देश को कैसे देखते हैं? मेरे लिए बहुत चिंता का सबब बन जाता है। इसलिए इन चिंताओं को निर्मूल करना, खत्म करना हो इन्हें, और इस देश के नागरिक को सुरक्षित महसूस करवाना हो, तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा कि मैं और आप एक दूसरे से जितना असहमत हैं वो असहमति हम खुल के प्रकट कर सके। हाँ, उसमें सीमाएं होती हैं बोलने पे। आप देश की संप्रभुता के, देश की एकता के खिलाफ बोलेंगे, आपको संविधान और कानून इजाजत नहीं देता, वो सही है, परंतु अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के दायरे में ही एक्शन किया जाना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने कोई बात बोली, वो आपको पसंद नहीं आई, देश के कानून के दायरे में है, और आप कहें कि तय तो मैं करूंगा कि आपने गलत बोला है, और फिर अगर आप कहें कि नहीं, कानून भी कहता हो कि किसी ने बोल दिया वो संवैधानिक और कानूनी दायरे से बाहर बोल दिया, बोलने की आजादी का अतिक्रमण कर दिया, इसके बाद में हमारे देश में एक व्यवस्था है कि ऐसा करने वाले को सजा कोई इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स का समूह नहीं देगा, उसका दोष और उसकी सजा का निर्धारण वो नहीं करेंगे, इस देश की कानूनी व्यवस्था करेगी। ये हमारा कहता है। जब इस पे चोट हो रही है तो हमारे लिए बहुत खतरे की बात आज महसूस होती है। जी, एक सवाल ये कि क्या जो आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं का जो है सम्मान नहीं करती, तो क्या ये आरोप इस भारत रत्न के सम्मान के ऐलान के बाद जो धुल जाएंगे? आपको उम्मीद है कि जो बीजेपी के नेताओं के बीजेपी के ही बल्कि कह लीजिए जो पोस्टर से जो वरिष्ठ नेताओं की जगह हट गई थी, क्या वो सारी जो असंतुष्टि है वो इस एक बड़े फैसले से खत्म हो जाएगी? देखिए, असंतुष्टि खत्म होने की जानकारी तब मिलती है अगर कहीं पर किसी व्यक्ति को या समूह को, पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अंदर या इस देश के नागरिकों को अपने संतुष्टि व्यक्त करने का एक फ्री माहौल मिलता। अगर वो फ्री माहौल नहीं है तो अब कैसे जानेंगे कि कोई असंतुष्ट था और अब वो है या नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बात भी अगर हम करें तो भारतीय जनता पार्टी में कौन क्या बोलेगा ये दो ही व्यक्ति तय करते हैं जो सामने दिखते हैं, और उसमें मूलतः प्रधानमंत्री हैं और दूसरे अमित शाह जी। अगर वही तय करते हैं तो पार्टी के अंदर आपको रहना है तो आपको वही बोलना है जो वहां से आदेश आ रहा है, इसके बियॉन्ड आपको बोलना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक्टिव लोग हैं वो तो कभी ये भी नहीं कह पाए कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल के एक किनारे क्यों कर दिया? मार्गदर्शक मंडल तो वो पार्टी के हैं, देश की पॉलिटी में, देश के प्रशासन में, देश की नीतियों में तो इतना बड़ा नाम है, तो उनका योगदान क्यों नहीं लिया सरकार ने इतने सालों से? इस देश की सरकार ने हर विभाग में लगभग बहुत सारे कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए हैं प्राइवेट। वो अभी पिछले दिनों एक बड़ी खबर थी कि किस तरह से कितने कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं और कितना पैसा उन पे खर्च हो रहा है। इनका इतना अगर योगदान था, इनकी देश के समाज को समझते थे, देश के लिए क्या बेहतर नीतियां हो सकती हैं, मासिस के हित में क्या नीतियां हो सकती हैं, अगर इनका इतना योगदान था तो फिर सरकार ने वो योगदान उसके लिए इनकी मदद क्यों नहीं ली? कोई ऐसा सार्वजनिक तौर पे कहीं भी नहीं आता है। इसलिए मार्गदर्शक मंडल वो पार्टी के थे, और इसलिए पार्टी के अंदर रहने वाले लोग कभी ये सवाल भी नहीं उठा पाए कि इन्हें किनारे क्यों कर दिया गया, इन्हें मार्गदर्शक मंडल में डालकर एक तरफ क्यों बैठा दिया गया, सरकार के बहुत सारे फैसलों में इनके विचार क्यों नहीं आते, सरकार क्या करे इसके लिए कोई राय क्यों नहीं देते, ये सवाल नहीं उठते। इसलिए नहीं उठते कि सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और इस देश की पूरी व्यवस्था के अंदर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने केंद्रित कर लिया अपने हाथों में। देश में इस वक्त भारत में जिस तरह की राजनीति हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर असफल हो गए इस बार तो मोदी के गुलाम बन जाओगे। जब विपक्ष का नेता, इतना बड़ा नेता इस तरह के स्टेटमेंट देता है तो फिर आप इसे किस तरह से देखेंगे?
नेहा जी, मैं फिर आपको एक बात कह दूं। पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की असंतुष्टि नहीं, बल्कि एक नैरेटिव की बात। मुझे लगता है कि नैरेटिव वाली बात तो हमें दिखती है। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर अगर असंतुष्ट है, वो बोल नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को उस असंतुष्टि को महसूस ना करते हो। इसलिए हो सकता है उन्हें जानकारी हो, और हमें, क्योंकि बाहर नहीं बोलते हैं, इसलिए हमें जानकारी नहीं। दूसरा, खड़गे जी का आपने जिक्र किया। खड़गे जी ने शायद उड़ीसा में बोलते हुए कहा कि अगर इस बार आपको ने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया और वो सत्ता में आ गए, तो उसके बाद जो यहाँ चुनाव होंगे वो चुनाव की तरह नहीं होंगे। उन्होंने पुतिन का, रूस का जिक्र किया, यानी चुनाव पे पूरा कब्जा होगा और आपके हाथ में कोई फैसला करने की ताकत बचेगी नहीं, लोकतंत्र इतना खतरे में चला जाएगा। ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा जी। अब आप इसके कुछ तथ्य जो देखिए क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। तो उन्होंने जो कहा वो शंकाएं तो हैं, ऐसी शंकाएं होने में तो कोई शक है ही नहीं जी। अब वो कितना सही होगा, क्या होगा, इसकी तो नापतोल घटनाओं से कर सकते हैं। भविष्य का अंदाजा किसी नेता या किसी सरकार से जब हम लगाते हैं, तो पिछले दौर के अब तक किए गए उनके काम, उनकी गतिविधियां, उनके विचार, उसी से ही अंदाजा लगाते हैं जी। तो उन्होंने जो कहा, इशारे उस तरफ बहुत हो रहे हैं, बहुत साफ दिखते हैं, और इसीलिए शंका उठती है कि क्या इसके बाद हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचेगी क्या। अब आप देखिए, पार्लियामेंट में सवाल करने पर पहली बार इस देश के 146 सांसद एक ही समय में सस्पेंड कर दिए जाते हैं जी। इस देश के ऐसे 146 सांसद जो राज्यसभा या लोकसभा चुनकर आए। अब आप देखिए, जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा वाले, अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और लोकसभा में जो है अपने लोकसभा क्षेत्र का जी। अब 140, मतलब इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी जनसंख्या का, इतने बड़े हिस्से के नागरिकों का देश की पार्लियामेंट में जो नेतृत्व है, प्रतिनिधित्व है, उसको बाहर कर दिया गया। ये मामला सिर्फ एक पार्लियामेंटेरियन को जी, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ, ये क्या विपक्ष की जो है असफलता नहीं दिख रही है? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि अगर आप असफल हो गए तो मोदी के गुलाम बन गए, तो ये उनके भी नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरह के विपक्ष के नेता है। नहीं, मैं इस पे आऊंगा। बहुत अपने मतलब सवाल कैसे, इस पे मैं नहीं कहूंगा, और इस पे बात होनी चाहिए जी। तो मैं जो कह रहा था, आपने एक सांसद को जब सस्पेंड करते हैं, तो इस सांसद का संसद में आना, अपनी बात रख देना, या उनको उस दिन के सस्पेंशन से बहुत बड़ी बात होती है जी। वो सांसद अपने में बड़ी बात नहीं है। इसका अर्थ होता है कि उसकी लोकसभा के दसियों लाख, कम से कम 10, 15, 20 लाख जो उसके मतदाता हैं, उनको प्रतिनिधित्व से विहीन कर दिया गया। उनका प्रतिनिधित्व इस देश की संसद में से बाहर हो जाता है, उनका कोई प्रतिनिधि वहां नहीं होता है जी। अब आप सोचिए कि 140 सांसदों को बाहर करके कितने देश के, कितनी बड़ी जनसंख्या को आपने का प्रतिनिधित्व छीन लिया, लोकसभा से, राज्यसभा से बाहर कर दिया। तो ये अगर खतरा आप देखें, जिस तरह पार्लियामेंट को जो किया गया। दूसरा, पार्लियामेंट में जो बोला गया, वहां छोटी सी बात है, कैमरा किस पे फोकस होगा, कौन बोलेगा तो दिखाया जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाया जाएगा। जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें क्या किया जाएगा। अभी कल परसों ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वो गोगोई बोल रहे थे, असम वाले। उन्होंने जो कहा कि किस तरह से हम जब बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हमें हड़काया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। ये देश की संसद में हो रहा है। इसी तरह से आप देखिए, आसाम में भारत जोड़ो यात्रा लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी थे जी। वो 22 तारीख को आसाम में, उन्होंने वहां एक शंकर देव का मंदिर है, शंकर देव वहां के बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट है, ऐसी उनकी बहुत सम्मान है वहां के समाज में। बिल्कुल। राहुल गांधी जैसा जहां भी जाते हैं, वहां उस यात्रा में सब मंदिरों में, सब धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। तो उन्होंने शंकर देव के मंदिर जाने का फैसला किया, उन्हें परमिशन दी गई। 22 तारीख को वहां की पुलिस ने, जो हिमंता विश्वा की पुलिस है, उसने रोक दिया कि आप शंकर देव के मंदिर पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां एक पहले से प्रोग्राम हो रहा है। तो गोगोई वहां के सांसद हैं, इनको जाने दिया गया। जब ये गए तो वहां ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था। अब एक देश में एक न्याय यात्रा के लेकर एक देश का सांसद जा रहा है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, वो परमिशन ले रहे हैं, आप उनको मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, आप उनका रास्ता रोक दे रहे हैं। जिस शहर में, असम के सारे नेता जाते हैं, शहर के बीच में रोड शो करते हैं, वहां यात्रा जारी है, उनको रोक दिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनसे बोलने नहीं दिया जाता है। ये सारे हालात हैं। और अब मैं आपकी बात पे आता हूं, जो आपने कहा विपक्ष का क्या फेलियर है। ये बहुत आसान होता है,
और कभी भी ये सवाल जो है आप कितने ही ईमानदारी से करिए जी, पर फिर भी ये सवाल अंततः सरकार के मिसडीड्स, सरकार की गैर संवैधानिक, सरकार द्वारा संवैधानिक जो संविधान का मूल्य जो है जी। उनको तहस नहस करने की को रेखांकित करने की बजाय जो उन्हें रोक नहीं पा रहे उन पे दोष देना है। ये इसे समझना चाहिए कि जब किसी को कहीं पर कोई अपराध करता है तो आप विक्टिम को ये नहीं कहते हैं कि वो रोक क्यों नहीं पाया, या विक्टिम के आसपास खड़े लोगों को दोष नहीं दे सकते कि वो इसे रोक क्यों नहीं पाए। आपका पुलिस जो करेगी पर्चा दर्ज तो उस अपराधी पे करेगी ना, जिसने जो आरोपी है, जिसने कोई घटना को अंजाम दिया है। तो हमें बात उसकी करनी चाहिए। दूसरा, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष इस देश में हो रही घटनाओं को, इस देश के नीति निर्माताओं द्वारा सत्ता में बैठे लोग जो कर रहे हैं उसे जनता के बीच में जाएं, सवाल उठाएं, जो खतरे सामने हैं उसे अवगत कराएं। तो खड़गे जी का बयान क्या कहता है? खड़गे जी का बयान इस देश की संसद से लेकर इस देश की सरकार जो कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र पे हनन हो रहा है, उसी को लोगों के सामने रख रहे हैं। वो आशंकाएं जता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि खतरा है। और देश जब सचेत होता है, देश जब जानता है, तभी वो आगे उठता है। याद करिए इमरजेंसी के दौर में जो हो रहा था, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, लोगों को जेलों में डाल दिया गया, कोई बोल नहीं सकता था, परंतु लोग ये देख रहे थे। और लोगों को जब पता लगा और लोगों ने देखा कि भी इतना कुछ हो रहा है, तो उन्होंने महसूस किया कि यही लोग सत्ता में आ गए, यही इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, तो फिर क्या होगा लोकतंत्र का। तो जैसे चुनाव उन्होंने हरा दिया था। तो निरंकुश सत्ता के बारे में लोगों को अवगत कराना, उसके विरोध में खड़े होना, उसका प्रतिकार करना, प्रतिरोध करना, बिना डरे करना, यही जनता की चेतना को और संविधान और देश के सपने को बचाने का रास्ता है। मुझे लगता है देश के विपक्षी दल जगह जगह पे अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। अब इसका कोई एकदम माने कि बिल्कुल 100% निभा रहे हैं क्या? तो किसी बात पे हमारी सहमति हो सकती है, किसी को हमें एक तरह देख सकते हैं, दूसरा दूसरी तरह देख सकता है। कांग्रेस को क्यों कसूरवार समझा जा रहा है, या फिर कथित रूप से उस कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर बिखराव हो रहा है तो मुख्य आरोपी या दोषी जो भी कह लीजिए वो कांग्रेस है। राजीव सर, आप कैसे देख पा रहे हैं इस आरोप को? मुझे आपका सवाल सुन के थोड़ी हंसी आ रही थी और आप उसके लिए माफ कीजिएगा। हंसी क्यों आ रही थी? आपने कहा कि इंडिया गठबंधन बना और फिर बिखर गया और उन्होंने कांग्रेस को दोष दिया। अब आप सोचिए, इंडिया गठबंधन जब बना तो क्यों बना? उन्होंने क्या कहा? अगर इंडिया गठबंधन के सब घटकों की इतनी गौर से हम बात सुनते हैं तो हमें जरा पक्का सुनना चाहिए। वो चाहे नीतीश हो, चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई और हो, सबकी बात सुननी चाहिए। और जब सुनेंगे तो पहली आवाज हमें आएगी कि इस देश की जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में, उसने देश के लोकतंत्र पे इतना बड़ा हमला किया है। वो हमला अनेकों तरह से है। इस देश के सेकुलरिज्म पे खतरा है, इस देश के सोशल जस्टिस के जो आइडिया है सामाजिक न्याय का, उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो मर्यादाएं हैं उन पे हमला हुआ है। और इस देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सेकुलरिज्म, इन सब चीजों पे जो हमला हो रहा है हर तरफ से, उसमें उस खतरे को भांपते हुए हमें एक साथ आके इस सत्ता को, इन्हें सत्ता से हटाना होगा। अगर उस घटकों की, उन सब की बात सुने तो उनका सबसे बड़ा बयान क्या है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इस देश के सपने के खिलाफ है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो हमें वो सुनना चाहिए। अब हम उसे ना सुने और फिर इसको सुन लें कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस ने समय नहीं दिया इसलिए मैं जा रहा हूं। अब ये तो किसी बच्चे को पूछेंगे तो वो कहेगा भैया ये क्या मजाक है। अब नीतीश जी ने पटना में जब मीटिंग का आयोजन उन्होंने किया था तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए किया था, क्योंकि देश के लिए खतरा है। अब आप मुझे बताइए, मान लेते हैं कांग्रेस समेत पूरे INDI इंडिया गठबंधन ने कुछ नहीं किया, तो इसलिए क्या मोदी जी का कामकाज और मोदी जी का जो देश के कामकाज से देश को खतरा था वो टल गया? अगर वो नहीं टल गया तो फिर नीतीश जी को क्या करना चाहिए था? नीतीश जी को अपनी ताकत को जुटाते हुए और प्रयास करना चाहिए था, चाहे अकेला चल के करना चाहिए था, गठबंधन नहीं बनता तब भी करना चाहिए था, पर वो जो मूल विचार था उसके लिए लड़ना चाहिए था। फिर आप कहते, नीतीश जी उसके लिए लड़ रहे होते, फिर आप कहते कि हाँ भाई अपने विचार पे खड़े हैं और बाकी पार्टियां साथ नहीं दे रही। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यक्तिगत सत्ता को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की सत्ता को बचाने के लिए
जगह जगह। महाराष्ट्र में क्या किया, शिवसेना को तोड़ा, है ना, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा, पहले मध्य प्रदेश में सत्ता पलट कैसे किया, अभी बिहार में पहले भी किया और फिर किया। ये जो तोड़फोड़ की राजनीति करती है अपनी व्यक्तिगत, अपनी पार्टी की सत्ता लाने के लिए, उस पर हम सवाल नहीं करते। परंतु अगर ममता ने वहां के इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स क्या है, कभी भी ममता की और सीपीएम की पॉलिटिक्स एक नहीं रही, हम सब जानते हैं। और अगर वो एक होकर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दिखता है कि वो फिर एक विपक्ष में सिर्फ वही होगी जी। ये उन्हें भी दिखता है। और कभी उन्होंने कहा भी ना, इंडिया गठबंधन में सीपीएम भी है, ममता भी है और कांग्रेस भी, और आज भी है। उन्होंने नहीं कहा, सीपीएम ने और ममता ने, कि हम एक साथ लड़े, कभी नहीं कहा जी। अब वहां की पॉलिटिक्स में वो अपने हित को देख रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। उसके साथ चलते हुए ममता जो कह रहे हैं कि अभी हम यात्रा का समर्थन नहीं कर रहे, हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, परंतु क्या ममता ने ये कह दिया कि जी मोदी साहब तो देश के लिए बहुत भला काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहा। उनका पूरा जोर तो है कि इस देश में मोदी जी की सत्ता आए, उसे रोकना है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सत्ता आए तो उसे रोकना है जी। अब जो लाउड बात है, जो बिल्कुल स्पष्ट है, हम उसे पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, सुनना बंद कर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये घटना ऐसी हुई तो इसके पीछे कुछ और होगा जी। ममता जी ने वहां सीट शेयरिंग नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? हम छुपी हुई बातों को पढ़ लेना चाहते हैं, सुन लेना चाहते हैं, जो ऊंची आवाज में बोली जा रही है उसे अनदेखा कर देना चाहते हैं। इसको जब तक यही सबसे बड़ा खेल है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी जो है, पूरा जो काम करने का तरीका है, इतनी बार एक झूठ को बोलिए, इतनी बार बोलिए कि लोग उसे सच मानने लगे। और आज देश का, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, चर्चा द ट्रुथ है, सच की चर्चा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले मीडिया जो दिखाता था, मीडिया जो बताता था, जनता को उसमें इतना विश्वास था और जनता उस नैरेटिव के साथ विश्वास करके चलती थी। अब थोड़ा समझ बदल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव देती है, इस देश का ज्यादा मीडिया का बड़ा हिस्सा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इस देश में अभी भी मीडिया जिंदा है, मीडिया में बहुत लोग जिंदा है, उनकी जमीर जिंदा है, वो देश के लिए बोलते हैं, काम करते हैं, परंतु एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया है, उन द्वारा स्थापित किए गए नैरेटिव को उठाते हैं और जनता के बीच में ले जाते हैं और जनता को बताते हैं कि सच यही। तो ये पूरा का पूरा जो गठबंधन बन रहा है इस देश के, इंडिया गठबंधन हो या आप और मैं हो, जो इंडिया गठबंधन की प्रक्रियाओं से बाहर होंगे, हम अपने व्यक्ति जगह बैठे होंगे, हम सबको अपने अपने वैचारिक गठबंधन करना होगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इन ताकतों से जो एक झूठा नैरेटिव फैलाती हैं और फिर उनके जो माउथ पीस बनते हैं, जो इसको एम्प्लीफाई करते हैं झूठे नैरेटिव को, उसको भी समझना होगा, उसे जनता को समझाना भी होगा जी। ऐसे में वो वोटर, भारत का वो मतदाता मोदी सरकार का जो विकल्प तलाश रही है विपक्ष गठबंधन में, क्या ये विकल्प ऐसा नहीं दिखता जिसका कोई एक संयुक्त जो है नैरेटिव नहीं है? अलग अलग घटक दल एक दूसरे के लिए बयानबाजी करते हैं, उसके बाद दूसरा नेता आता है और उसको मिसअंडरस्टूड जैसे मैं उदाहरण के तौर पर उस बयान को आपके सामने रखना चाहूँगी जिसमें कहा गया कि दक्षिण भारतीय राज्यों के अलग राष्ट्र का जो स्टेटमेंट आया वो अपरिहार्य हो जाएगा। और फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उस बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है, उनका ये इरादा या फिर नीयत नहीं थी। और ये कैसा विकल्प दिखाता है कि कैसा विकल्प है? अगर मोदी सरकार नहीं तो विकल्प क्या स्थिर मजबूत सरकार दे पाएगा विपक्ष? नेहा, फिर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा एक साझा नैरेटिव नहीं, मैं आपके सामने सवाल खड़ा कर रहा हूं, सवाल रख रहा हूं, क्या इस देश के पूरे विपक्ष का एक साझा नैरेटिव नहीं है? अभी उसमें से नीतीश कुमार जी अपनी सत्ता बचाने के लिए चले गए जी, छोड़ दीजिए उनको, जिन्होंने बिल्कुल अपने ही बात के उल्ट काम किया है जी। क्या एक साझा नैरेटिव नहीं है कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, इस देश में बोलने की आजादी को, इस देश के सेकुलरिज्म को, इस देश में सोशल जस्टिस को और गणतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को हटाना होगा? क्या एक नैरेटिव साझा नैरेटिव नहीं है? इसमें क्या कोई दो राय है क्या? अब कहीं से तमिलनाडु से चलिए, आप आसाम तक चले जाइए, कहीं तक जाइए, जो पूरा विपक्ष है उसका एक साझा नैरेटिव है। दिक्कत ये हो गई है कि साझा नैरेटिव को हम सुनना नहीं चाहते हैं। जो बोलकर नैरेटिव दिया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, एक पार्टी नहीं सब पार्टियों के सब नेता बोल रहे हैं विपक्ष के, वो नैरेटिव हम नहीं सुन रहे हैं।
हम कहीं एक को व्यक्तिवाद कर देता है, एक व्यक्ति कहीं मूर्खता से बोल देता है, एक व्यक्ति अपने आवेश में बोल देता है, हो सकता है इन पार्टियों में किसी व्यक्ति का अलग विचार हो वो बोल देता है, उसको उठाते हैं और उसको उठाकर कहते हैं देखिए देखिए कितना विवाद है इनमें। भाई किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया, दूसरा मैं नहीं कहता कि इस तरह बोल दे तो उसको अनदेखा करना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको सोशल नैरेटिव में आना चाहिए, डिस्कोर्स में आना चाहिए। परंतु क्या मैं जहां बैठा हूं, यहां बैठा कोई व्यक्ति कुछ बोले तो आप कहें कि देखिए वहां पीछे से ये बात हो रही थी, और आप जहां बैठी हैं स्टूडियो में वहां बैठे कोई आदमी बात कुछ भी कह रहे हो, उसकी चर्चा नहीं हो, ये तो बहुत गैर बराबरी हुई ना, ये तो बड़ा अन्याय हुआ। अब आप देखिए, मैंने इसलिए कहा कि क्या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक पार्टी के अंदर, मैं पार्टियों के अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, और बड़े वरिष्ठ लोगों के जो बयान है, बड़े वरिष्ठ लोगों की लगातार जो टिप्पणियां आती हैं, उनको क्या हम उसी गंभीरता से लेते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की विधोड़ी जी ने जो संसद के अंदर जो बोला था सांसद को, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी के बयान नहीं मान लेना चाहिए? क्या साध्वी प्रज्ञा जो है वो जो करती है और गांधी जी की मूर्ति लगाकर उसमें गोलियां चलाने का एक वीडियो जैसा कुछ आया, मैं इन सब की तस्दीक नहीं कर रहा हूं ऐसी वीडियो की, मैं नहीं जानता हूं, परंतु नैरेटिव में आया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऑन किया कि हमारा बयान है, या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये झूठ है? ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो साध्वी प्रज्ञा जो कहती है या जो बोलती है, जो बात करती है, या ऐसे ही बाकी और बहुत सारे नेता हैं, वो जो कहते और करते हैं, आपको याद होगा दिल्ली में जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने और इन लोगों ने जो बयान दिए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के बयान क्यों नहीं मान लेना चाहिए उन्हें? तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसे ऑन करती है? ये भूलना नहीं चाहिए कि मोदी जी 30 जनवरी को गांधी जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे थे, ये भूलना नहीं चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में गांधी जी का ही, जिसको बहुत प्रिय गीत था उनका, वही बजाया जा रहा था, और उन्हीं गांधी जी के बारे में प्रज्ञा जी ऐसे बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? आखिरी सवाल, समय बिल्कुल समाप्ति का इशारा कर रहा है। आखिरी सवाल, क्या विपक्ष अभी भी मजबूत दिख रहा है नीतीश के जाने के बाद? एकदम मजबूत दिख रहा है, और मैं इस देश के इतिहास से कुछ संदर्भ उठाना चाहता हूं, आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास से। याद करिए, इमरजेंसी जब लगी तब इंदिरा गांधी बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट में थी, बहुत ही स्थायी सरकार में थी, बहुत ही मजबूत सरकार थी। इसलिए जो मजबूत और स्थायी सरकार का जो जुमला है उसको भी समझना, डिकोड करने की जरूरत है। और उसी सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी, मतलब सत्ता का इतना निरंकुश था, कोई बोल नहीं सकता था, हर किसी को लग रहा था यहाँ तो कोई बोलेगा क्या। उस सत्ता को जनता के सामने जाना पड़ा। उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये ना जनता ने पूछा था, ना जनता के सामने कोई नाम था, ये याद रहे। सरकार बनी थी, उसके बाद वीपी सिंह जब आए तब क्या हालत थी, और वीपी सिंह जब आए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, सामाजिक न्याय की बात की, देश के पिछड़ों को सत्ता में और देश में सम्मानजनक स्थिति दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, उसको रोक दिया, उस विचार के खिलाफ काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इसमें विपक्ष की जो पूरी लड़ाई है उसमें से जनता नेता चुनती है इस देश में। याद रहे, बस लास्ट वाक्य बोल रहा हूं, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है कि चुनाव से पहले किसी एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव होगा। ये बड़ी विडंबना है कि हमने एक व्यक्ति को नहीं चुना गया। इस पे हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना चाहिए इस देश में कि पार्टियां एक व्यक्ति के नाम पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं? होना ये चाहिए। तो विपक्ष मजबूत है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के नागरिक एक समूह बनाकर खड़ा होंगे और वो लोकतंत्र बचाने में सक्षम होंगे, कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े। और दर्शकों से भी अनुरोध कि आप कृपया अपना फीडबैक हम तक अवश्य भेजते रहिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात किसी विशेष विषय और अतिथि के साथ। आप जुड़े रहिए तब तक लगातार हर अपडेट के लिए जस्ट हिंदी टीवी पर।